चलिए, आई एम सॉरी इट्स टू लेट फॉर टुडे, है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ, देखो नोट करिएगा आप लोग, बाकी आपको वीडियो मिल जाएगी नोट, लेकिन नोट जरूर करना है आपको, ठीक है। देखो कल हमारा जो हमने बेसिकली कल हमने क्या पढ़ा था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ा था हमने, बेसिक फंडामेंटल्स पढ़े थे हमने फील्ड ऑफ बायोलॉजी के, ठीक है, जिसमें हमने थोड़ा सा शुरू कर दिया था आपका जो 10th क्लास का चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि अब आपसे मैं जो कुछ भी पूछूं आप मुझे मैसेज नहीं करना, क्योंकि मैसेज में आप देख नहीं सकती, ठीक है, मुझे आंसर करोगे आप, अपना माइक अनम्यूट करके आपको बोलना है कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था, जिसमें बेसिकली हम सिर्फ अभी हेरिडिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने देखा था कल जो हेरिडिटी होती है जनरली, ये किससे, अगर मैं इसकी स्पेसिफिक, अगर अभी तो आप छोटे लेवल पे पढ़ रहे हो, अभी क्या पढ़ा आपने, एक चैप्टर के अंदर 2 टॉपिक पढ़े, 12th में क्या पढ़ेंगे आप, इन्हीं दोनों टॉपिक को अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ोगे, हायर स्टडीज में आप इनको अलग अलग बुक्स के अंदर पढ़ोगे। तो वही है कि जो हम हेरिडिटी को पढ़ेंगे ये किस बुक के अंदर पढ़ना है आपको, जेनेटिक्स के अंदर पढ़ना है, जेनेटिक्स के अंदर डिटेल लेवल पे, हमें उतना नहीं जाना है, हमें तो सिर्फ नीट लेवल तक रहना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे बहुत क्लियर होने चाहिए। कल हमने कुछ बातें पढ़ी थी इसके बारे में, आज हम देखेंगे, क्योंकि कल मैंने कुछ आपको टर्मिनोलॉजी लिखवाई थी, यहाँ पे नोट करवाई थी ना, ठीक है, कुछ हमने टर्मिनोलॉजी नोट करवाई थी कल, याद है कुछ, और वो टर्मिनोलॉजी जो है बेटा वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। अगर आपको टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई तो आप समझ लीजिए कि आपको इस चैप्टर में कोई कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जिसमें हमने कुछ टर्म्स लिखे थे, याद है किसी को कुछ, एक तो लिखा था हमने एलीन्स, यू शुड नो कि क्या होते हैं एलीन्स, है ना, फिर हमने लिखे थे जीन, फिर हमने लिखा था क्या, जीनोम, फिर हमने लिखा था डीएनए, फिर हमने क्या लिखे थे, बताते जाइए, कल किसी ने नोट किया था, किसी बच्चे ने कि नहीं किया था, अगर नहीं किया है तो आज जरूर नोट करना, गलती मत करना, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी है जो हमें इस चैप्टर के अंदर आने चाहिए, या मैं ये कह दूं कि ये इस चैप्टर के अंदर जाने का एक सीढ़ी है, एक तरीके से ये मान लीजिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ से है, ये उसका फंडामेंटल मतलब बेस है उस चैप्टर का, ठीक है। एलीन्स, जीन, जीनोम, डीएनए, या चैप्टर का नेम ही है एक हेरिडिटी, एक और इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन, या और हमने कुछ डिस्कस करे थे होमोजाइगोसिटी, या अभी मैं लिख रही हूं होमोजाइगस, हीटेरोजाइगस, आज हम इन्हीं को पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और हेमीजाइगस, होमो, हीटेरो, द नेक्स्ट वन इज हेमीजाइगस, ठीक है। फिनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप, डन। क्रॉस हमें पढ़ने हैं, और क्रॉस में बेसिकली हमने देखे थे 2 तरह के क्रॉस आपको पढ़ने हैं, एक तो पढ़ना है आपको टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ठीक है, और एक पढ़ना है आपको रेसिप्रोकल क्रॉस, यू शुड नो अबाउट कि क्या होते हैं ये क्रॉस, ठीक है, टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, डन। अच्छा, इसके अलावा जो टेस्ट क्रॉस है ये है आपका 2 टाइप में जो हमें पढ़ना होगा, एक तो आउट क्रॉस और एक बैक क्रॉस। बच्चों 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, एक्चुअल में ये है आपका बैक क्रॉस और ये है आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस, ठीक है। नेक्स्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, और ट्रेड्स, ट्रेड्स, ठीक है।
ये सब हमें टर्मिनोलॉजीज में डिस्कस करनी है। अगर इसके अलावा कुछ हमारा रिमेनिंग होगा, किसी बच्चे ने कुछ मैसेज किया है, बेटा मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ आप मुझे मैसेज नहीं करें, ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है। आज तो ब्लर नहीं होना चाहिए क्योंकि आज तो वाईफाई से क्लास चल रही है। अच्छा वाईफाई से नहीं चल रही है, वेट वेट बच्चों, हाँ वेट, वाईफाई ऑन है ना। अब बताइएगा, अब तो ब्लर नहीं हो रहा है किसी के लिए, ऑल क्लियर, अब ठीक है ना। चलिए आप मुझे मैसेज मत करिए, मैं आपको बोल चुकी हूँ बार बार, मैसेज मत करो बेटा मुझे। अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम है ना, आप अपना माइक अनम्यूट करके बोल दीजिएगा। देखिए ये सारी टर्मिनोलॉजी हैं जो हमें पढ़नी है 1 बाय 1, एक एक करके। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एलील्स के बारे में। बहुत ध्यान से समझना, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बस रटना बिल्कुल भी नहीं है। ये मिथ्स निकाल देना कि बायोलॉजी एक रटने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। एलील्स क्या होते हैं, देखो अगर हम एलील्स की बात करते हैं, आप लोग एक साथ आइए। देखिए जो ग्रेगर्स और मेंडल थे ना, उन्होंने अल्फाबेटिकली वर्ड्स यूज करे थे। ऐसे अगर मैं एलील्स की बात करती हूँ तो ये क्या होता है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जीन्स के। दे आर व्हाट, दे आर ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, ठीक है, ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हैं। जनरली जो ग्रेगर्स और मेंडल थे, मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी कि वो बेसिकली मैथमेटिशियन फील्ड से थे। उन्होंने जीन वर्ड यूज नहीं किया था, उन्होंने एलील वर्ड यूज किया था, पहली बात, ठीक है। एलील्स की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, ठीक है, एलील तो क्या है, ये ऑल्टरनेटिव फॉर्म है जीन का। आप जीन कह लीजिए या एलील कह लीजिए, मतलब एक ही है, बस एक डिफरेंस है कि आप इनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी अल्फाबेटिकली लेटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। एक टर्म और है बेटा यहाँ पर, उससे याद आया हमें, डोमिनेंसी या डोमिनेंट एलील्स, और एक रिसेसिवनेस, ठीक है, रिसेसिवनेस या रिसेसिव एलील्स, आप ऐसे कह सकते हैं, रिसेसिवनेस या रिसेसिव एलील्स। तो जो भी टर्म हमें याद आती जाएगी, हम एक एक करके यहाँ पे नोट करते जाएंगे और 1 बाय 1 सबको समझते जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, एलील्स का मतलब ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अब एक बात आती है, मैंने आपको बताया कि एलील्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दे मे बी रिप्रेजेंट्स बाय द अल्फाबेटिकली लेटर, अल्फाबेटिक लेटर से आप इन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्रेगर्स और मेंडल ने जब एलील्स को यूज किया था तो उन्होंने जो कैरेक्टर वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका बड़ा ध्यान रखा था, क्लियर है, बहुत ज्यादा ध्यान रखा था उन्होंने उस कैरेक्टर का। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ, उन्होंने टॉल, मटर के प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ये सब आप जानते होंगे, बाकी सारी चीजें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। टॉल मतलब लंबी हाइट के लिए, तो टॉल किससे रिलेट ज्यादा हो रहा है, टी से, है ना। तो जो कैपिटल टी था यहाँ पर वो उन्होंने कंसीडर किया था एज अ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, मैं हिंदी में बता देती हूँ, कि जो बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, जिसका इफेक्ट ज्यादा हो। अगर दो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, एक पतला है एक मोटा है, या हमें ये कह दूं एक वीक है और एक हेल्दी पर्सन है, दोनों की फाइट करवा दी जाए, कौन जीतेगा, जो हेल्दी वन होगा वही तो जीतेगा, ठीक है। तो वो जो हेल्दी है वो डोमिनेंट है उस वीक के ऊपर। आपने देखा होगा क्लास में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ डोमिनेंट होते हैं, टीचर से बहुत सवाल जवाब करते हैं, कुछ थोड़े से रिसेसिव टाइप होते हैं, वो सवाल जवाब ज्यादा नहीं करते हैं, है ना। तो जो डोमिनेंट होते हैं ना वही सबकी नजर में रहते हैं। तो सेम यहाँ पर भी उन्होंने वही चीज करी थी, है ना। ऐसा नहीं है कि आप एलील जो ग्रेगर्स और मेंडल ने यूज करे थे वही एलील आप लोगे, आप कोई भी ले सकते हो। अगर आपका मन नहीं है कि मुझे कैपिटल टी एलील नहीं लेना है, मैं क्यों लूं ग्रेगर्स और मेंडल वाला, मैं अपना लूं, आप यहाँ पे कैपिटल एम ले सकते हो, कैपिटल एल ले सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा कोई एलील डिफरेंट, ब्लर हो रहा है, इज इट विद यू ओनली बेटा, और सबके साथ ब्लर हो रहा है, आई डोंट थिंक सो कि ब्लर होना चाहिए। कोई और बोलिएगा, किसी और के लिए भी ब्लर हो रहा है क्या, ब्लर है, अच्छा हाँ ब्लर है, ओके ब्लर है, वेट,
आप बताइएगा। नाउ इट इज क्लियर, नाउ इट इज क्लियर। ओके ओके, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे है बेटा, माइक अपना म्यूट ऑफ कर ले अभी जिनका ऑन है। तो आप लेने को कैपिटल एम भी ले सकते हो, एल भी ले सकते हो, बट यू हैव टू रिप्रेजेंट। अब आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। एग्जामिनर का फोकस तो इस पे है, वो तो इसको टॉल के लिए समझ रहा है एलिल। आपने एक नया एलिल लिया है, गलत नहीं है आपका, बिल्कुल सही है, लेकिन आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये जो एलिल मैंने लिया है ये टॉलनेस के लिए लिया है, ये चीज आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो यही था, एलिल का मतलब समझ में आया सबको। वो ये सेम एलिल भी कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रही है, बस ग्रेगर जॉन मेंडल ने एलिल को अल्फाबेटिक लेटर में यूज किया था। पहली बात उन्होंने कहा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा उसके लिए जो हम एलिल लेंगे उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो रिसेसिव कैरेक्टर होगा, जो जल्दी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसके लिए जो एलिल लेंगे उसी सेम लेटर को आप स्मॉल लेटर में यूज करोगे। जैसे एक तो हो गया टॉल कैरेक्टर, एक हो गया ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब छोटी हाइट वाला या स्मॉल हाइट वाला। इसके लिए आप जो एलिल लोगे वो कैपिटल टी अब नहीं लोगे। अगर आपने कैपिटल टी लिया है तो आप टी को ही लोगे, लेकिन उसका स्मॉल लेटर। अगर आपने एम लिया है तो इसका स्मॉल एम, अगर आपने एल लिया है तो इसका स्मॉल एल। ये है एलिल। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बोलिएगा मुझे, कोई एक बच्चा बोल दीजिए हाँ या ना, यस और नो। डोंट डू मैसेज में बेटा, ओके ठीक है। तो ये तो हुई एलिल की बात। अच्छा यहां पे लिखा हुआ है एलिल्स। अब एक चीज और बता देती हूँ, यहां पे लिखा है मैंने एलिल, बस एक ही मतलब है। अगर ये एलिल पेयरिंग फॉर्म में है तो हम बोलेंगे एलिल्स, और अगर ये एक अकेली एलिल है, सिंगुलर फॉर्म में है, ऐसे कह सकती हूं मैं, तो हो जाएगा एलिल। जैसे कि अभी जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, दीज ऑल आर एलिल, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको, या ऐसे लिख दूं इसको, या ऐसे लिख दूं इसको, तो ये क्या हो गए? नाउ दीज आर एलिल्स, दे ऑल आर एलिल्स। पेयरिंग फॉर्म में है तो एलिल्स है, विदाउट पेयरिंग में है तो एलिल है। रब कर दूं मैं ये साइड, जल्दी से बताइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप जल्दी जल्दी से, ठीक है। मैं ये रब कर रही हूँ ये वाली साइड, क्योंकि मुझे वो तो टर्मिनोलॉजी तो लिखनी ही है, ताकि हमें पता रहे कि हमने कितने टर्म्स को डिस्कस कर लिया है अभी तक। तो यहाँ पे हमने एक को डिस्कस किया, दैट इज व्हाट, एलिल को डिस्कस किया है, एलिल्स को डिस्कस किया है, जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने एक तरीके से अल्टरनेटिव फॉर्म ही है जीन का, बस उन्होंने यहाँ पर अल्फाबेटिकली लेटर्स का यूज किया था। अब आते हैं हम हमारे सेकंड टर्म पर, दैट इज व्हाट, जीन पर। जीन क्या होता है? कोई बताएगा मुझे क्या होता है जीन? अभी तक थोड़ा बहुत जो सुना हो, सोचा हो, समझा हो कि इसे हम जीन कहते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ जीन। सपोज करिएगा, ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा, है ना, ये क्या है? डीएनए है ना। डीएनए में, हाँ डीएनए में बहुत सारे जीन्स होते हैं, आप पढ़ोगे डिटेल में कितने जीन्स होते हैं। ह्यूमन बींग्स का जो डीएनए होता है उसकी लेंथ 2.2 मीटर की होती है, ठीक है। और तो यहाँ पे है कि अगर नियर अबाउट 10⁶ नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, इसमें पढ़ेंगे वो सारी चीजें हम बाद में यहाँ पे। तो जो जीन्स तो बहुत ज्यादा हैं, पर वो सभी जीन्स एक्टिव नहीं होते हैं, कुछ जीन्स एक्टिव होते हैं। तो जीन का मतलब होता है, अगर आप सपोज करिएगा कि यहाँ पर कोई एक्टिव जीन है, इतना सा सेगमेंट, ये है वो एक्टिव जीन, ठीक है, तो वही जीन है। पूरे डीएनए में ही तो था जीन, तो जीन का मतलब क्या हो जाएगा? जीन इज व्हाट, इट इज द स्मॉल, है ना, या हम क्या कह सकते हैं, स्मॉल फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, या स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, आप कैसे भी कह दीजिए, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, स्मॉल सेगमेंट या फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए कह दीजिए। अब देखिए दो मतलब है,
मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि डीएनए में दोनों तरह के जीन्स होते हैं। कुछ तो ऐसे जीन्स होते हैं जो खुद को एक्सप्रेस करते हैं, एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन फंक्शनल जीन्स होते हैं। तो कोई भी हो, फंक्शनल होगा उसको हम ज्यादा जीन कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। नॉन फंक्शनल के साथ तो कौन स्टडी करता है। तो यहाँ पे है कि स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, या और क्या कह सकते हो आप, स्मॉल सेगमेंट ऑफ स्मॉल फंक्शनल सेगमेंट, ये वर्ड लिखिएगा, है ना, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, हाँ या ना, बस एक डेफिनेशन समझनी है आपको। उसके बाद में आ रहा है जीनोम। जीनोम क्या होता है देखिएगा। एक तो पढ़ा हमने डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, अ पीस ऑफ जीन, उसे हमने किसका नाम दिया है, उसे हमने नाम दिया है जीन का। डन। अब बात आती है किसकी, जीनोम की। जीनोम क्या होगा, इट विल नॉट बी अ पीस ऑफ जीन, ये पूरा का पूरा सेट ऑफ जीन होगा। उसमें आपके एक्टिव जीन हो या इनएक्टिव जीन हो, कैसे भी जीन हो, वो पूरा जो सेट है ना एक सेल के अंदर, कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स, उसे हम जीनोम कहेंगे। अभी सिर्फ आपको इनके मतलब समझने हैं, डिटेल्स आपको नहीं पढ़नी है, याद रखिएगा, ठीक है। डिटेल्स आप चैप्टर्स में पढ़ोगे जब आप इंटरनीट का प्रॉपर पढ़ना शुरू करोगे। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स। बेटा इतना लेट लेट कौन आ रहा है क्लास में, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां तक समझ में आया, जीन क्या हो गया, स्मॉल सेगमेंट है डीएनए का। ज्यादातर हम फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए को एज अ जीन कंसीडर करते हैं, क्योंकि डीएनए के पास दोनों तरह के जीन्स होते हैं। लेकिन जीनोम की मैं बात करती हूँ तो ये पूरा कंप्लीट सेट होता है, चाहे उसमें फंक्शनल हो नॉन फंक्शनल, सबकी बात हो रही है, वो हो गया जीनोम। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है आपकी डीएनए। यहां तक बताइए मुझे समझ में आया कि नहीं आया सबको, जल्दी से आया ना। स्पीड फास्ट हो रही हो तो बता दीजिएगा, मैं स्पीड डाउन कर लूंगी। अच्छा 5 फास्ट हो रही है, चलो ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा धीरे धीरे लेके चलती हूँ। यहां तक तो समझ में आ गया होगा सबको, आ गया ना। चलो अब हम बात करते हैं डीएनए की। देखो डीएनए हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। डीएनए के बारे में थोड़ा आइडिया तो होगा आपको, क्या होता है डीएनए का मतलब। देखो डीएनए का मतलब होता है कि ये एक क्या है, लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल है, पहली बात तो, ठीक है। डीएनए क्या है, एक लॉन्ग पॉलीमर है बेटा न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। क्या है ये, पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब समझ रहे हो ना, छोटे छोटे यूनिट्स से मिलकर के जो बनता है। एक होता है मोनोमर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ, आप घर बना रहे हो, है ना, तो घर के लिए सबसे बेसिक चीज क्या होती है, ब्रिक्स, ईंट, है ना। तो वो क्या है, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, वो तो हो गए मोनोमर। अब जब आप उन ईंट्स को जोड़ते चले जाओगे तो एक वॉल बन जाएगी, फिर एक रूम बन जाएगा, एक बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी। तो यानी कि एक बिल्डिंग के जो मोनोमर्स हैं वो क्या है, एक बिल्डिंग की, सॉरी उल्टा बोल गई मैं, हाँ, जो मोनोमर्स यूनिट हैं, जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं, वो क्या है, वो ब्रिक्स हैं, ईंट हैं। और यही जो ईंट्स हैं, इन्होंने खुद को बहुत सारे यूनिट्स में अरेंज करके एक बिल्डिंग बना दिया। गेटिंग माई पॉइंट, हाँ या ना, जल्दी से बोलिए। तो जो ब्रिक्स हैं वो तो हो गए मोनोमर, जब वो अलग अलग थे तब वो मोनोमर थे। अब जब उनकी चेन बन रही है, नाउ इट विल बी कंसीडर एज अ पॉलीमर, ठीक है। तो बिल्डिंग विल बी कंसीडर एज अ पॉलीमर, ब्रिक्स विल बी कंसीडर एज अ मोनोमर ऑफ दैट बिल्डिंग, ठीक है। तो ऐसे ही मैं यहां पर अगर बोलती हूं, ठीक है, डीएनए के बारे में, ये क्या है, अ लॉन्ग चेन, ठीक है, लॉन्ग चेन है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की, ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की, या मैं ऐसे कह सकती हूं कि ये पॉलीमर है, ठीक है। पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड्स का। बहुत सारे मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में अरेंज हुए और उन्होंने एक लॉन्ग चेन बना दिया, उसे कहते हैं हम डीएनए, ठीक है। ये आपके लिए डिफरेंट होगी, थोड़ी सी नई होगी। अभी तक आपने क्या पढ़ा होगा डीएनए के बारे में,
डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही कह रही हूँ ना मैं? अभी तक आपने यही पढ़ा होगा ना? हाँ, आई न्यू इट। चलिए ठीक है, तो डीएनए क्या होता है? लॉन्ग चेन है ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का। जो आप जानते हो डीएनए का मतलब डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ये तो इसकी फुल फॉर्म है। डीएनए के फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, सॉरी उल्टा बोल गई मैं, न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बच्चों, न्यूक्लियोटाइड्स नहीं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, NucLeic ACID। ठीक है, तो D N और A हो गया ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अच्छा, कैसे होता है, क्यों इसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ही कहा जाता है, ये सारी डिटेल्स आप 12th में पढ़ोगे। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, बस छोटा सा आपको ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ। एक्चुअल में हमें पता है ना, डीऑक्सी लगा हुआ है और ये न्यूक्लियोटाइड्स है। आप आगे जाके पढ़ोगे तो हमें देखने को मिलेगा कि न्यूक्लियोटाइड्स में 3 कंपोनेंट होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीज से मिलकर के बना होता है। अब वो 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं? व्हाट आर दोज 3 कंपोनेंट्स बाय विच न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉर्म्ड? ठीक है, पहला फॉस्फेट ग्रुप होता है। पहला कंपोनेंट क्या होता है? फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, सेकंड कंपोनेंट क्या होता है? सेकंड कंपोनेंट होता है बेटा एक सुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, सुगर। थर्ड जो कंपोनेंट होता है वो होता है नाइट्रोजिनस बेसिस। डिटेल्स नहीं पढ़ेंगे हम अभी, इतना सा याद रख लीजिएगा, ये जो सुगर होती है ना, ये एक पेंटोज सुगर होती है। पेंटोज, पेंटोज का मतलब है ये 5 कार्बन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, आपने डीएनए में एक चीज देखी होगी ना, इस तरह से ATGC, ऐसा कुछ देखा है डीएनए में? हाँ या ना, जल्दी से बोलिए। ऐसा एक सीक्वेंस होता है ATGC CTAG, बताइए, सुना, देखा कहीं कि डीएनए का मतलब है ये सीक्वेंस हमें नजर आता है, देखा है ना? हाँ, बस यही सीक्वेंस जो है ना, यही नाइट्रोजिनस बेसिस है। आपके लेवल पे अभी आप इतना समझिए, फॉस्फेरिक एसिड जो है वो ये होता है H3PO4 भी कह सकते हैं आप। ठीक है, ये, और ऐसे भी हम इसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोरिक एसिड होता है एक तो डीएनए में, एक उसमें शुगर होती है जो कि 5 कार्बन से मिलकर के बनी होती है, 5 कार्बन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, एक यहाँ पर इस तरह के सीक्वेंसेस होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ऑल्दो कि ये नाइट्रोजनस बेसिस भी फिर 2 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, पर वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ लीजिएगा कि डीएनए एक लॉन्ग चेन है, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, यानी कि और जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो इन 3 कंपोनेंट से मिलकर के बने होते हैं। जब ये 3 कंपोनेंट, एक बार एक फॉस्फेट ग्रुप, एक बार एक शुगर मॉलिक्यूल और एक बार एक नाइट्रोजिनस बेस का अगर अरेंज हो जाए तो एक न्यूक्लियोटाइड यूनिट बनती है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा कैसे। एक तो शुगर, जो शुगर है वो कुछ ऐसे होती है, इसमें 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर है, ये 5 कार्बन कंटेनिंग है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और एक यहां पर होता है 5 कार्बन। ठीक है, इसके साथ में अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर, और यहां कार्बन नंबर फर्स्ट पर अटैच होता है एक नाइट्रोजिनस बेसिस। अगर वो एडेनिन है तो इस तरह से अटैच होगा। 3 कंपोनेंट, यही तो बोले थे हमने, ये 3 कंपोनेंट मिलकर के यहां इकट्ठे हो गए। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है, मोनोमर है, यानी कि ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं और वो एक चेन बनाते हैं। ठीक है, उसे हम डीएनए कहते हैं। एक पॉइंट तो ये समझा दिया आपको। दूसरा, इसे डीऑक्सी क्यों बोलते हैं? एक्चुअल में बेटा जो ये पेंटोज शुगर है ना, ये राइबोज शुगर होती है। ये जो शुगर है यहाँ पर, इसे, इसका नाम
5 कार्बन से मिलकर के बनी होती है, इसलिए तो हमने पेंटोज बोल दिया। एग्जैक्ट नाम क्या है इसका? वो राइबोज है। डीएनए में डीऑक्सी राइबो लगा हुआ है और आरएनए में सिर्फ कंप्लीट होती है, यानी कि आरएनए की जो शुगर होती है वो इस तरह से होती है पूरे। अगर मैं बात करती हूं उस पर, ठीक है, तो इस तरह से कोई भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का एब्सेंस नहीं होता। मैं रिपीट पॉइंट, हाँ बेटा रिपीट कर रही हूँ। पेंटोज शुगर हमने क्यों बोला था इसको? इसलिए बोला था क्योंकि ये 5 कार्बन से मिलकर के बनी होती है। देखो कैसे, आपको खोल के दिखाती हूँ मैं इस स्ट्रक्चर को। ऐसे होगी, ऐसे पूरी खोल के दिखाती हूँ पूरी आपको इस तरह से। और एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है और एक इसके ऊपर अटैच्ड होता है पूरा ये ग्रुप। इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है C5H10O5 इस राइबोज शुगर का। तो देखो कार्बन 5 है कि नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है। H10 इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा से बना के दिखा दूं, H एक OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक H दूसरा H, ठीक है, तीसरा H 1 2 3 4, फिर फिफ्थ 1 2 3 4 5 6, एक यहाँ है 7 8 और 2 10, हो गया C5H10O5। समझिएगा 1 2 3 4 और एक 5, ठीक है, ये भी तो ऑक्सीजन ही है ना। तो 1 2 3 4 5 हो गया पूरा। ये तो राइबोज का फॉर्मूला है, ठीक है, ये राइबोज का मॉलिक्यूलर या केमिकल फॉर्मूला कह लीजिए आप। अब ये पूरी की पूरी जो स्ट्रक्चर है ना, ये तो होती है आरएनए में। ऐसे आपने आरएनए भी सुना होगा, डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। आरएनए में पूरा यही होगा, ऐसे ही होता है आरएनए में भी, ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड्स की ही यूनिट्स आपस में जुड़ती हैं और वही एक आरएनए के मॉलिक्यूल को बनाती है। डिफरेंस सिर्फ इस शुगर का होता है, आरएनए में ये पूरी की पूरी इस तरह से प्रेजेंट है, ऐसे कोई भी कहीं भी कम नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करती हूँ डीएनए के बारे में, ठीक है, डीएनए में क्या कहानी होती है? डीएनए में थोड़ा सा चेंज होता है। डीएनए के अगर मैं पूरे फॉर्मूले की बात करती हूँ तो उसका ये होता है C5H10O4, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर का फॉर्मूला है। आया समझ में? है तो वही राइबोज शुगर ही है, बस एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। और वो ऑक्सीजन कम कहाँ पे होता है? इस पॉइंट पे होता है, कार्बन नंबर 2 पे, इस पॉइंट पे। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही होता है, इस तरह से। ये है डिफरेंस डीएनए में और आरएनए में तो पूरी ये स्ट्रक्चर होती है, लेकिन डीएनए का फॉर्मूला ये होता है। अब आप काउंट कर लीजिएगा 1 2, आपको सिर्फ ऑक्सीजन काउंट करने, कुछ भी कम नहीं है, सब तो सेम है, सिर्फ एक ऑक्सीजन कम होता है, वो कार्बन नंबर 2 पे होता है। इसीलिए इसको कहा जाता है डी ऑक्सी। डी का मतलब कभी भी आए ना, मैंने आपको बोला था कि वर्ड्स को समझ समझ करके करना है। डी का मतलब होता है कभी भी कहीं कोई वर्ड आपको डी मिल जाए, डीई, एब्सेंट होता है डी का मतलब। एब्सेंट है क्या? ऑक्सी, है ना, तो एब्सेंट ऑफ किसका? ऑक्सी लगा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन ग्रुप की बात हो रही है, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ठीक है। किसमें? राइबोज की शुगर में। किसमें? राइबोज, यानी कि जो ये वाली शुगर है इसमें। इसीलिए हम डीएनए की जो शुगर होती है उसको राइबोज शुगर ना कह करके क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज शुगर बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट? जल्दी से बोलिए हाँ या ना। आया ना सबको अच्छे से? डिटेल में नहीं बता रही हूं अभी, इसकी बहुत लंबी डिटेल है, लेकिन अभी आप बिल्कुल 10th के बच्चे हो, जितना आपने पढ़ा है उतना आप मुझे आंसर कर रहे हो। जो नहीं है, कुछ नया लग रहा है, उसे आप गेन करो बस अभी, ठीक है। तो डीएनए में आपको सिर्फ इतना समझाया है। न्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं, क्या न्यूक्लियोटाइड्स है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। कौन सा चार्ज होता है, कौन सा नहीं होता है, वो सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने टर्मिनोलॉजी में एलील को डिस्कस किया, जीन को डिस्कस किया, जीनोम को डिस्कस किया और डीएनए को डिस्कस किया। आया समझ में?
इसके बाद में नेक्स्ट जो टर्म है बेटा आपकी वो है हेरिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज व्हाट, दैट इज हेरिडिटी। बताइए, ये तो कल ही पढ़ लिया था हमने, हेरिडिटी तो आपका चैप्टर ही है और आप सब जानते हो हेरिडिटी के बारे में, यानी कि ये वो प्रोसेस है ना। हेरिडिटी का मतलब प्रोसेस इनहेरिटेंस है, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी इज इनहेरिटेंस, लेकिन हेरिडिटी का मतलब यू ऑल नो ट्रांसफर ऑफ किसका, जीन्स का। हाँ, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, वेरी गुड, वो भी कह सकते हो आप, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स को ना हम ट्रेट भी बोलते हैं बेटा, ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया ट्रेट, जो वहां पे हमें पढ़ना है। ट्रेट्स का मतलब कैरेक्टर्स ही होते हैं, जो एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल ट्रेट्स या बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग लिख दूं या जनरेशन टू जनरेशन लिख दूं, एक ही मतलब हो जाएगा ना, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उसे कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है इनहेरिटेंस। ये क्या होता है बताइए। ये जो प्रोसेस यानी कि जो हेरिडिटी की जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। आया समझ में? हेरिडिटी समझ में आता है, पूरा हेरिडिटी की डेफिनेशन लिख दीजिएगा, उसके आगे बस एक वर्ड ऐड कर देना है आपको, प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जल्दी से बोलिए हाँ या ना। ये है प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ, मैं सिंपल में लिख दूं हेरिडिटी, क्योंकि हेरिडिटी का मतलब आपको समझ में आ गया, या बड़ा करके लिखना है अगर कभी स्टेट बोर्ड में आ जाए 2 नंबर में, तो वो कैसे करेंगे आप, प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग या फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उसे कहते हैं हम इनहेरिटेंस। क्लियर है? मैं यहां से शॉर्ट में लिख देती हूं प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी, क्योंकि हेरिडिटी ही जो है वो उसकी जो प्रोसेस है उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा आपका टर्म वेरिएशन। नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज व्हाट, दैट इज वेरिएशन। एनी आइडिया वेरिएशन के बारे में किसी को? क्या होगा वेरिएशन? कोई आइडिया जो बताना चाहता हो? मैसेज तो नहीं किया किसी ने? नहीं। हाँ देखो मैं बताती हूँ, वेरिएशन का मतलब होता है बेटा चेंज, बदलाव। ठीक है, वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। आपने इवोल्यूशन पढ़ा हुआ है, आपको पता होगा अच्छे से। वेरिएशन के लिए मतलब इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो वेरिएशन जीन्स लेवल पे होना चाहिए, जेनेटिक लेवल पे होना चाहिए। उस चेंज का, किसी भी अगर एक ऑफस्प्रिंग में कोई बदलाव हुआ है, कोई चेंज हुआ है, तो वो चेंज कैसा भी होना चाहिए, हेरिडिटी वाला कैरेक्टर्स गेन किए हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सपोज एक इंडिविजुअल में कोई बदलाव हुआ, कोई चेंज हुआ, किसी भी क्लाइमेटिक फैक्टर्स की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है, और वो चेंज अगर उसकी ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर नहीं हुआ तो ये इवोल्यूशन नहीं कॉज करेगा। लेकिन अगर कोई चेंज ऐसा है जेनेटिक लेवल पे हुआ है और वो हेरिडिटी भी कॉज कर रहा है, देन डेफिनेटली इवोल्यूशन होगा। आया समझ में? तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस। ठीक है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस एट जेनेटिक लेवल। ठीक है, चेंजेस एट जेनेटिक लेवल इन इंडिविजुअल्स या इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स। यही जो होगा रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, अगर जेनेटिक लेवल पर किसी ऑर्गेनिजम्स में कोई बदलाव हुआ है, म्यूटेशन हुआ है, तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, देन इट विल कॉज इवोल्यूशन। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? इसीलिए तो हम इसे पढ़ रहे हैं, वरना वेरिएशन को यहाँ क्यों पढ़ते? जीन लेवल पे कोई चेंज होगा और वो चेंज उसकी ऑफस्प्रिंग्स में भी क्या होगा, इनहेरिटेड होगा। इनहेरिटेड मतलब ट्रांसफर होगा, इनहेरिटेड मतलब ट्रांसफर। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। यहां तक में बताइए बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों यहां तक समझ आया कि नहीं आया? अप टू
आया ना, रब कर रही हूं मैं। आगे के टर्म्स पे चलते हैं अब हम, ठीक है। अब हम आगे के टर्म्स पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टर्म है वो क्या है, नेक्स्ट है आफ्टर वेरिएशन, नेक्स्ट है होमोजाइगस। जनरली होमोजाइगस कॉजेज होमोजाइगोसिटी, ठीक है। होमोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस। होमोजाइगस देखो दो वर्ड्स हैं यहाँ पे, जाइगस और होमो। कभी भी आपको कहीं भी होमो वर्ड मिले तो क्या मतलब होता है इसका, बताइए, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। होमो का मतलब होता है सिमिलर, होमो का मतलब क्या होता है, सिमिलर, या आप कह सकते हो सेम। और जाइगस का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा आपका, है ना। जाइगस मतलब यहाँ जाइगोट के फॉर्मेशन की बात हो रही है, जीन्स की बात हो रही है, ठीक है। अगर ऐसा कोई जाइगोट बना है, जाइगोट कौन है, अगर एक मेल इंडिविजुअल है और एक फीमेल इंडिविजुअल्स है, डन। मेल इंडिविजुअल्स अपने गैमेट्स रिलीज कर रहा है, यानी कि ये मेल गैमेट्स बनाए और फीमेल ने फीमेल गैमेट्स बनाए, दोनों का फ्यूजन हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, तो जो यहाँ पर स्टेज बनी है ये क्या है, यही तो जाइगोट है, इसी को तो हम जाइगोट बोल रहे हैं। एक्चुअल में इस जाइगोट में आया क्या है, 50% जीन्स यहाँ से और 50% जीन्स यहाँ से, ठीक है। यही तो जाइगोट बना। अब डिपेंड ये करता है कि क्या इस जाइगोट के पास सेम जीन्स का फॉर्मेशन हुआ है या डिफरेंट जीन्स का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना यहां तक। तुम बोल दो ना, लगा हुआ है ब्लूटूथ, क्या है। हाँ बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। अच्छा स्पेलिंग समझ में नहीं आ रही है तो भी बोल दीजिएगा, है ना। थोड़ा राइटिंग में मैं मानती हूँ बहुत पुअर राइटिंग है मेरी, समझ में नहीं आए तो बोल दीजिएगा। तो ये हुआ जाइगोट। अब डिपेंड ये करता है कि क्या ये जाइगोट एक ही तरह के जीन्स से मिलकर के बना है या डिफरेंट तरह के जीन्स से मिलकर के बना है, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल्स ने प्लांट्स की स्टडी करी थी, एनिमल्स की नहीं, पहली बात। और प्लांट्स में जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंट कैरेक्टर्स ही फ्यूज करें, सेम गैमेट्स भी फ्यूज कर सकते हैं, सेम जीन्स भी फ्यूज कर सकते हैं, बस वही हमें समझना है यहाँ पे, ठीक है। तो होमोजाइगस का मतलब क्या हुआ, होमो मतलब सिमिलर, पेयर ऑफ जीन्स अरेंज होकर के जब एक जाइगोट बनाते हैं उसे होमोजाइगस बोलते हैं, ठीक है। तो सिमिलर या सेम, या मैं अगर होमोजाइगस की बात करती हूं, सिमिलर पेयर या सिमिलर जीन्स या गैमीट्स लिख सकती हूं मैं, गैमीट्स, ठीक है, आर अरेंज्ड इन जाइगोटिक फेज, उसे कहते हैं होमोजाइगस। देखो समझिएगा कैसे। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब हमने एलील पढ़े थे ना, तो कुछ इस तरह से लिखे थे कि ये एलील्स है, ये एलील्स है ना, ये एलील्स हैं, ये एलील्स हैं। आप मुझे बताइए इसमें से होमोजाइगस कंडीशन कौन सी है। देखो ये दोनों ना या तो कैपिटल टी है या तो स्मॉल टी है, यही दोनों आपके होमोजाइगस कंडीशन है। आया समझ में, यही दोनों है आपकी होमोजाइगस कंडीशन। इसकी और इसकी बात करती हूं तो ये होमोजाइगस है क्या, जल्दी से बताइए, हाँ या ना। किसी भी एक नहीं है ना, तो ये आपको होमोजाइगस समझ में आया। होमोजाइगस का मतलब सिमिलर या सेम, होमो का मतलब होता है जाइगोट बन रहा है उनसे अगर, ठीक है, तो वो कैसा हो जाएगा, होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगा। और होमोजाइगस कंडीशन हमेशा होमोजाइगोसिटी कॉज करती है। तो यहाँ पर सिर्फ ये दो कंडीशन कैसी हैं, दे आर ओनली दी होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। अगर दो पेरेंट्स हैं, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी वाला है, यानी कि एक टॉल पेरेंट है और एक ड्वार्फ पेरेंट है, तो बेटा अभी यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो पेरेंट्स है ना, अभी अपनी कौन सी स्टेज में है,
होमोजाइगस स्टेज में है। आ गया समझ में? अभी तो ये अपने होमोजाइगस स्टेज में है, जब ये अपने ऑफस्प्रिंग बनाएंगे तो फिर ये होमोजाइगस कंडीशन में नहीं रहेंगे, लेकिन किसी ना किसी जनरेशन में जाकर के डेफिनेटली फिर से होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये दोनों ही होमोजाइगस है। इट इज क्लियर? होमोजाइगस अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलिए ठीक है। अब जो दूसरा होगा, देखिए होमोजाइगस अगर समझ में आ गया है ना तो बाकी के अपने आप समझ में आते चले जाएंगे। हेटेरोजाइगस क्या होगा आप बता दीजिए मुझे, क्या होगा? हेटेरोजाइगस क्या होगा बताइए? हेटेरोजाइगस हेटेरोजाइगोसिटी कॉज करेगा। देखो हेटेरो वर्ड आ रहा है यहाँ पे भी, है ना, और जो ये हेटेरो वर्ड होता है ये किसके लिए होता है? हेटेरो कभी भी आए कहीं भी आए उसका मतलब होता है डिफरेंट। वेरी गुड। यानी कि बहुत सिंपल में अगर मैं समझा दूं, ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी? हेटेरोजाइगस। ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी? हेटेरोजाइगस। ये कंडीशन कैसी हो जाएगी? हेटेरोजाइगस। ये कंडीशन कैसी हो जाएगी? हेटेरोजाइगस। आया समझ में? आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी सिमिलर पेयर ऑफ एलील नहीं है ना, तो हेटेरोजाइगस का मतलब डिफरेंट पेयर होता है ना, या डिफरेंट एलील्स अरेंज्ड, डिफरेंट एलील बोलूंगी मैं, ठीक है, अरेंज्ड इन अ पेयरिंग फॉर्म, अरेंज्ड इन पेयरिंग फॉर्म, उसे हम क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस। ये ना मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, आप इन्हें कुछ भी बना सकते हो अपनी मर्जी से, बस आपको ये समझ में आना चाहिए हेटेरोजाइगस क्या है, होमोजाइगस क्या है। डेफिनेशन तो आपकी अपनी चॉइस है, आप कोई भी लैंग्वेज में बना दीजिए, बुक में आपको ये लैंग्वेज बिल्कुल नहीं मिलेगी, बुक में डिफरेंट लैंग्वेज मिलेगी, ठीक है, लेकिन ये भी सही है, या आप कैसे भी कह सकते हो, ठीक है, डिफरेंट कंट्रास्टिंग पेयरिंग ऑफ कैरेक्टर्स कह सकते हो आप, डिफरेंट कैरेक्टर्स को गवर्न करने वाले जीन्स अगर एक साथ हैं तो वो भी कौन से हो गए आपके? हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ तो ये सभी एक ही कैरेक्टर्स को गवर्न किए हुए हैं, लेकिन अगर डिफरेंट कैरेक्टर्स है, सपोज करिएगा एक टॉलनेस के लिए है और एक कलर ऑफ फ्लावर के लिए है, तो बेशक से डोमिनेंट स्टेज में है दोनों जीन्स, लेकिन कैरेक्टर तो अलग अलग है ना दोनों जीन्स का। ये हाइट ऑफ द प्लांट को इंडिकेट करेगा, ये कलर ऑफ द फ्लावर को इंडिकेट करेगा, तो ये भी हेटेरोजाइगस कंडीशन आई है। समझ में आया कि नहीं आया? आप ऐसे मत सोचना कि मैडम ने तो सिर्फ हमें डोमिनेंट और रिसेसिव के साथ बताया था, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा वही हेटेरोजाइगस है, नहीं। हेटेरोजाइगस का मतलब होता है डिफरेंट एलील्स या डिफरेंट कैरेक्टर्स को गवर्न करने वाले जीन्स, ठीक है, टू गवर्निंग द डिफरेंट कैरेक्टर्स, ऐसे जीन्स अगर एक साथ होते हैं तो वो भी हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है। जैसे भी मैंने आपको बता दिया, हैं तो दोनों कैसे हैं? डोमिनेंट फेज में है, कैपिटल में है, लेकिन एक अलग कैरेक्टर को गेन किए हुए, एक अलग कैरेक्टर को गेन किए हुए, तो ये कंडीशन भी कैसी हो गई? हेटेरोजाइगस हो गई है। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताइए, अच्छे से ना, चलिए आया समझ में, ठीक है। अब हेटेरोजाइगस के बाद में नेक्स्ट आता है बेटा हेमीजाइगस, ठीक है, इसे बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। हेमीजाइगस, हेमी का मतलब क्या होता है? हेमी का मतलब होता है हाफ, ठीक है, हेमीजाइगस हाफ, हेमी का मतलब क्या हो जाएगा? हाफ, यानी कि आप ऐसे समझिएगा, पहली बात जो हमें हेमीजाइगस कंडीशन आपको देखने को मिलती है ना, ये हमें हर में नहीं मिलती। अगर मैं ह्यूमन बींग्स की बात करती हूँ तो हेमीजाइगस कंडीशंस जनरली जो सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर्स होते हैं उनमें देखने को मिलती है, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं तो, ठीक है। अब ये क्या होते हैं? जैसे आपने एक बीमारी का नाम सुन रखा होगा, हीमोफीलिया, सुना है कभी या नहीं सुना? हीमोफीलिया, या एक और डिजीज होती है कलर ब्लाइंडनेस, सुना है इनके बारे में कि नहीं सुना? ये बता दो मुझे, बस हाँ या ना बोल दो। नहीं सुना है ना? चलिए, दोनों डिजीज के बारे में सुना है, नहीं सुना है? चलिए मैं एक बार छोटा सा बता देती हूँ, डिटेल नहीं बताऊंगी। हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज होती है, अगर एक छोटा सा भी कट लग जाए आपको जिसको है हीमोफीलिया,
तो उसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स बंद नहीं होता है। हमारी बॉडी में क्या होता है, हमें कट लगा और हमारे कोगुलेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, कोगुलेटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हुए और ब्लड की कोगुलेशन हो जाती है, क्लॉट्स बन जाते हैं और ब्लीडिंग बंद हो जाती है, खून का बहना रुक जाता है, ठीक है। लेकिन जिन पर्सन में हीमोफीलिया जो डिसऑर्डर वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, छोटा सा माइनर कट भी अगर लग गया तो उनका ब्लीडिंग बंद नहीं होता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट ही नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे पर्सन की ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड की वजह से डेथ हो जाती है, लगातार ब्लड ब्लीडिंग हो रही है इस वजह से। तो वो तो होता है हीमोफीलिया। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस। ये वो डिजीज होती है जिसमें इंडिविजुअल्स जनरली डार्क कलर्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ऐसे वाले इंडिविजुअल्स को कभी भी रेलवे डिपार्टमेंट नौकरी नहीं देता है। मेडिकल चेकअप होता है ना, इनको नहीं मिलता है क्योंकि इनको कलर वेरिएशन नहीं हो पाता है। ग्रीन में रेड में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, ब्लू में ब्लैक में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो ये होता है कलर ब्लाइंडनेस। अच्छा, अब हम समझते हैं, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, हेमीजाइगस कंडीशंस इस वाले ट्रेट्स को इंडिकेट करती है। कैसे, समझिएगा। देखिए, हम जानते हैं जो फीमेल इंडिविजुअल्स होती हैं उनके लिए ये वाला पेयर होता है, होमोजाइगस कंडीशन होती है। हम जानते हैं ना, होमोजाइगस कंडीशन होती है, XX पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर सपोज, यानी कि सेक्स लिंक्ड का मतलब होता है कि जब कोई अफेक्टेड एलील जो एक डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो किसी और क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एलोसोम पे प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होगा, वो होते हैं आपके कौन से वाले, सेक्स लिंक्ड ट्रेट्स, ठीक है। और ये दोनों डिजीज इसके एग्जांपल्स में आती हैं। थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने, 10th में है थोड़ा सा इसका बेसिक। तो ये सपोज एक फीमेल इंडिविजुअल्स का क्रोमोसोम है जो होमोजाइगस स्टेट में है, इसके लिए अफेक्टेड जो एलील है ना, ये रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं, ये कंडीशन है, ये भी रिसेसिव है। डोमिनेंट फेज में अगर इनका एलील होता है तो ये डिजीज कॉज नहीं करते हैं, सिर्फ रिसेसिव फेज में करते हैं, ठीक है। तो इनका जो रिसेसिव पेयर है, अगर वो इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, इस पे तो है, इस पे नहीं है, ठीक है, इस पे है, इस पे नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई आपकी हेमीजाइगस। आया समझ में कि नहीं आया? व्हेन ओनली हाफ, या आप ये कह सकते हैं when any affected allele is present on its half number of chromosome। पूरे पेयर पे तो नहीं है ना, ये पूरे पेयर पे होती तो ये होमोजाइगस नहीं होती, हेमीजाइगस नहीं होती, सॉरी, लेकिन अभी सिर्फ एक पर प्रेजेंट है, तो ये कैसी कंडीशन हो गई, हेमीजाइगस। इसके लिए फीमेल यहाँ पर कैरियर हुई है। कैरियर का मतलब ये फीमेल के पास में इस डिजीज को कॉज होने के लिए अफेक्टेड एलील तो है, लेकिन इस फीमेल को कुछ नहीं होगा, ये सेफ रहेगी, ये इस जीन को अपनी जनरेशन में ट्रांसफर करेगी, नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करेगी। क्लियर है? हेमीजाइगस का मतलब क्या हुआ, व्हेन अफेक्टेड एलील, व्हेन अफेक्टेड एलील, अब वो अफेक्टेड एलील चाहे रिसेसिव स्टेट में हो, स्मॉल में हो या डोमिनेंट स्टेज में हो, ठीक है। व्हेन अफेक्टेड एलील is present on half of its chromosome, on half pair of chromosome, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। हाफ पेयर, आधे पर प्रेजेंट है, पूरे पर नहीं है, उसे बोला जाता है हेमीजाइगस। बेटा क्लियर दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा? एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कनेक्टिविटी हो गई है, ठीक है। चलिए मैं आज की क्लास को यहीं पर डिस्कनेक्ट करती हूँ, आपको सिर्फ यहाँ तक के लिए ब्लर जैसा कुछ तो नहीं दिख रहा है ना, वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। हेमीजाइगस के टर्म तक हमने पढ़ा है। हेमीजाइगस का मतलब अगर किसी एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर, उसके एक क्रोमोसोम पे तो प्रेजेंट है और दूसरे क्रोमोसोम पर अफेक्टेड एलील्स नहीं है या अफेक्टेड जीन नहीं है, वो हेमीजाइगस कंडीशन होती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल ह्यूमन बींग्स के केस में हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, ठीक है। आज की क्लास में यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए एक बार मुझे। आगे के जो टर्मिनोलॉजी है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टाइम भी हो गया आई थिंक आप लोगों का। बेटा जल्दी से बोलिएगा यस और नो।